हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी कंप्यूटर की पहली क्लास होगी बीपीओ मेंस एग्ज़ाम के लिए। इसका मतलब है कि आज से हम कंप्यूटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बात ध्यान रखना कि कंप्यूटर यहाँ पे एक बार जब करा दिया जाएगा पूरा, इसके बाद ना सिर्फ ये बीपीओ का एग्ज़ाम, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो यूपी ट्रिपल एस सी का या यूपी पीसीएस का, अगर उसमें कंप्यूटर आ रहा है और ये टॉपिक्स हैं तो आपको कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको साथ में क्या करना है कि कोई एक प्रैक्टिस सेट खरीद लेना और उसको लगा लेना, बस मोर देन इनफ हो जाएगा, क्योंकि हर टॉपिक को हम इतना डिटेल में जाएंगे और इतनी आसान भाषा में आपको समझा देंगे कि कोई प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी। ये तो हो गई कंप्यूटर की बात। इसके पहले हमने पंचायती राज पूरा ख़त्म कर दिया है बीपीओ के लिए एकदम डिटेल में। जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, 21 क्लासेज आपकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पे जीएस रिवॉल्यूशन पे पड़ी हुई हैं, उसको जाके आप देख सकते हो। तो पंचायती राज भी आपका ख़त्म हो जाएगा। और क्या क्या हुआ है, पंचायती राज ख़त्म हो गया है। इसके बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हमारे पेड बैच में चल रहे हैं। तो जब आप एक क्लास कर लो, रिवीजन कर लो, प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हर टॉपिक के लगा लोगे, फिर आपको किसी भी सोर्स की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रिपरेशन। ये यहाँ पे चल रहे हैं। पेड बैच के बारे में बात कर लेते हैं। वहाँ अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, वैल्यू एडिशन कंटेंट मिल जाएगा, सारे टेस्ट मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। एक कंप्यूटर चल रहा है, इसकी भी पीडीएफ मिल जाएंगी। यूपी स्पेशल की 13 क्लासेज आपकी कहाँ, ऐप पे जीएस रिवॉल्यूशन करके ऐप है, वहाँ अपलोड कर दी गई हैं, एक्सेस दे दिया गया है, तो वो आप देख सकते हो। बाकी की यूपी स्पेशल की बची हुई क्लासेज आएंगी, वो भी इतना डिटेल में फिनिश होंगी कि यूपी स्पेशल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस पे बात करेंगे कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस उठा लिया हमने। यूपी ट्रिपल एस सी के किसी भी मेंस एग्जाम को अगर आपको समझना है तो सिंपल सी बात समझो कि ये जो सिलेबस दे देते हैं ना, उससे बाहर नहीं जाते। ये बात अलग है कि ये किसी एक दो टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दें और किसी टॉपिक को छुए भी ना, बट ये रहते अपने टॉपिक के अंदर हैं। तो अगर आपने सारे टॉपिक अच्छे से समझ लिए, इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है ये समझ लिया, और फिर वो टॉपिक पूरी तरीके से फिनिश कर दिया, तो फिर उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता। ध्यान रखना, ये यूपी ट्रिपल एस सी की खासियत है और सेम चीज़ हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इनके टॉपिक्स जान लेते हैं, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। टोटल 15 टॉपिक्स में हमने ये पूरा डिवाइड कर लिया। कुछ टॉपिक छोटे हैं तो उनका 2-3 टॉपिक क्लब करके एक क्लास आ जाएगी, कुछ बड़े हैं तो उन पर बड़ी क्लासेज आएंगी। लगता है मुझे कि 10 से 12 क्लासेज में आपका कंप्यूटर बहुत अच्छे से फिनिश हो जाएगा। चलिए सबसे पहले जानेंगे कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी का परिचय, कि क्या है कंप्यूटर, क्या है सूचना प्रौद्योगिकी, क्या है। फिर आज की क्लास में ही ये टॉपिक ख़त्म कराएंगे, तो उसके बारे में आगे देखेंगे। फिर देखेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर सारे, फिर सॉफ्टवेयर देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे जिस पे कंप्यूटर चलता है, विंडोज लाइनक्स वगैरह। स्प्रेडशीट देखेंगे, इसके बारे में बहुत डिटेल से जानेंगे, हर चीज़ फीचर जानेंगे किससे क्या होता है। फिर देखेंगे हम ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस। देन अभी सबसे लेटेस्ट करंट में चल रहा है डिजिटल वित्तीय उपकरण। G20 में बहुत फेमस था, इसका समझो श्रेय बहुत ज़्यादा लिया है इंडिया ने, पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाया डिजिटल वित्तीय उपकरणों का। जिस प्रकार से पूरा डिजिटलाइजेशन हो गया पेमेंट सिस्टम का, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में जो इंडिया आगे गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक, ये कराएंगे बहुत डिटेल में। फिर इसके अनुप्रयोग वो जानेंगे। देन आपका अगला टॉपिक है इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब, इसका परिचय। अगला टॉपिक है भविष्य के कौशल एवं साइबर सुरक्षा का अवलोकन, तो इसमें आपके वायरस वगैरह जो भी खतरे हैं वो देखेंगे। फिर सर्टेन वगैरह जो जितनी भी इंडिया में संस्थाएं बनी हैं साइबर सुरक्षा के लिए, क्या काम करती हैं। सीडेक जो सुपर कंप्यूटिंग है, लेकिन सीडेक के अंदर भी कुछ संस्थाएं हैं, वो देखेंगे कैसे साइबर सुरक्षा को मजबूत कर रही हैं। फिर देखेंगे वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व, तो वर्ड प्रोसेसिंग में आपके एमएस वर्ड वगैरह आ जाएंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर एमएस ऑफिस पूरा देख लेंगे, हम यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, इन्होंने अलग से मेंशन नहीं किया, बट हम एमएस ऑफिस पूरा देखेंगे। उसके जितने भी हैं, एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वो सब देख लेंगे। फिर देखेंगे इनका तकनीकी विकास तथा कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, ये वाला अलग टॉपिक है, ध्यान रखना, नीचे के सारे टॉपिक इसी से रिलेटेड है। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार, क्या क्या तकनीकी विकास हुए, नवाचार हुए हैं, वो नीचे है। सब अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जिसका नाम सुनते हो आप, है ना, चैट जीपीटी वगैरह, ओपन एआई। फिर बिग डेटा प्रोसेसिंग,
डीप लर्निंग सब नया कॉन्सेप्ट है और एकदम समझो आज के टाइम में ना और आने वाले 20 साल तक यही सारी चीज़ें चलने वाली हैं। देन मशीन लर्निंग और आखिरी क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, जिसमें क्या होता है सारे डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है, सेंसर्स लगे होते हैं और वो ऑटोमेटिक काम करते हैं। आपको कोई ज़्यादा दिशा निर्देश या स्विच ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये टोटल 15 टॉपिक्स हैं। जैसा मैंने बोला लास्ट के ये सारे टॉपिक्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों पांचों, क्योंकि करंट में यही चल रहे हैं और लास्ट आपका जो एग्जाम हुआ है जूनियर असिस्टेंट वगैरह उसमें इनसे क्वेश्चंस भर भर के आए थे, तो इनको हम बहुत डिटेल में करेंगे और बाकी टॉपिक्स भी काफ़ी डिटेल में करेंगे। चलते हैं अब हम अपने पहले टॉपिक पे, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी का परिचय। अब ये लेवल देख के ही आपको आज की क्लास देख के समझ में आ जाएगा कि हमारा लेवल क्या रहने वाला है। हर वो चीज़ जो आपको लगती होगी ये पढ़ना चाहिए था, ये आता है एग्जाम में या कई बार एग्जाम दिया होगा तो वो चीज़ आई होगी, तो आप देखोगे वो मैक्सिमम चीज़ें इस टॉपिक से रिलेटेड होंगी तो मिल जाएंगी। कम से कम 2 से 3 हो सकता है 4 क्वेश्चन इसी टॉपिक से बन सकते हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ना। पहला तो नॉर्मल है, परिभाषा वाली चीज़ें हैं कि कंप्यूटर है क्या। तो क्या है, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, खुद से चालित है, इलेक्ट्रॉनिक है और मशीन है, ध्यान रखना। इसका प्रयोग अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण लॉजिकल गणनाओं हेतु किया जाता है। तो गणनाएं करती हैं, गणती गणनाएं तो करते ही करता है, प्लस तर्कपूर्ण गणनाएं भी करता है। अब इसके बारे में दूसरी परिभाषा है, वह मशीन जो डेटा को स्वीकार करती है, ध्यान रखना, डेटा और इंफॉर्मेशन, सूचना, इसमें अंतर है। डेटा क्या होता है, बहुत बड़ा एक डेटा होता है, डेटा का मतलब एक बड़ा सा सैंपल साइज, इसमें से जो आपके काम की चीज़ें हैं वो निकालना होता है इन्फॉर्मेशन। तो आज दुनिया जो चल रही है जिसके लिए आप कंप्यूटर या ये टॉपिक पढ़ रहे हो वो क्या है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। पहले आप सूचना निकालोगे फिर उसका संचार करोगे, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो आप पढ़ रहे हो। तो डेटा और डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलने वाला पूरा प्रोसेस और इस इन्फॉर्मेशन को सही व्यक्ति तक पहुंचाना, ये पूरा आप पढ़ने जा रहे हो, ठीक। तो वह मशीन पहले जो डेटा को स्वीकार करे, उसे भंडारित करे, अपने अंदर रखे सहेज के, ठीक। फिर आपने कुछ दिशा निर्देश दिए, उन दिशा निर्देशों का पालन करे। तो आपने दिशा निर्देश दिए कि ए वाली सूचना निकाल दो या ए वाला काम कर दो, तो वो क्या करेगी, उसको प्रोसेस करेगी डेटा को, और जो आपका काम होगा वो काम करके आपको क्या परिणाम देगी। तो दिए गए निर्देशों के तहत उसका विश्लेषण करेगी और विश्लेषण के जो परिणाम होंगे उनको दिखाएगी, आपके सामने लेके आएगी किसी न किसी माध्यम से, या तो ऑडियो होगा या विजुअल होगा, वीडियो होगा या ऑडियो विजुअल दोनों होगा, या फिर डेटा होगा, पीडीएफ वगैरह, अनेक साधन है इसको करने के। अब इतिहास पे चलते हैं, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ग्रीक भाषा का एक शब्द था कंप्यूट, जिसका मतलब क्या था, गणना करना। तो कंप्यूटर जो स्टार्टिंग के आप देखोगे, ध्यान रखना, ये कंप्यूटर आज के कंप्यूटर नहीं है, ये कैलकुलेटर बनाने की पहले क्या हो रही थी, कोशिश हो रही थी कि छोटा सा कैलकुलेटर बन जाए, कैलकुलेट होने लगे, मैथमेटिकल गणनाएं होने लगी। तो जो स्टार्टिंग के कंप्यूटर है वो कैलकुलेटर थे मेनली। कुछ जहाँ पे मैकेनिकल मिलेंगे, यांत्रिक, मतलब हाथ से चलाने पड़ेंगे आपको, आगे चल के वो स्वचालित होते चले जाएंगे। तो ये पिक्चर माइंड में रखना तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। अब चलते हैं, यह गणितीय तथा अगणितीय दोनों गणनाएं करती है कंप्यूटर जो है। कंप्यूटर के फुल फॉर्म देख लो, कभी कभार पूछ देते हैं। तो सी से क्या हुआ, कॉमनली, सामान्यता, ऑपरेटेड, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, लास्ट वाले ध्यान रखना, टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। अब कंप्यूटर का इतिहास जान लेते हैं। 2400 ईसा पूर्व में, ये सन वगैरह कहीं कहीं गड़बड़ भी है क्योंकि ऐसे कोई ग्रंथ नहीं है, उनको जिन्होंने बनाया था उन्हें भी नहीं पता कि इसी से आगे चल के कंप्यूटर का विकास होगा। नॉर्मल सा एक यंत्र था, मैं बताता हूँ अबेकस क्या होता है। कभी अगर आप बच्चों के विद्यालय में गए होगे, प्राइमरी स्कूल में, वहाँ ऐसे करके एक रखा रहता था लकड़ी का, उसमें ऐसे वायर लगे होते थे, वायर में ऐसे गोल गोल लगे होते थे। तो जैसे नीचे वाले में एक लगा रहेगा तो एक संख्या गणना, ऊपर वाले में 2, तीसरे में 3, तो ये मेनली गिनती के लिए होते थे, इसी को बोलते हैं अबेकस। इनका आविष्कार किसने, चीनियों द्वारा ने किया था, चीन के जो लोग थे उनने आविष्कार किया। 2400 ईसा पूर्व में माना जाता है कि इसका आविष्कार हुआ।
अगला क्या हुआ, 1800 ईसा पूर्व में ऐसा माना जाता है कि एल्गोरिदम क्या होता है, कंप्यूटर को जो आप इंस्ट्रक्शन देते हो उसकी भाषा में, उसे बोलते हैं एल्गोरिदम। इसको विकसित किया जिसमें प्रोग्राम लिखे जाते हैं। ठीक। 1642 यहाँ क्या हुआ, ब्लेज पास्कल नामक वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, तो बड़े ही मेहनती व्यक्ति थे, लगे रहे चीज़ें, तो इन्होंने पहले यांत्रिक कैलकुलेटर जिसका नाम है पास्कलायन, इसका आविष्कार कर दिया। पहला स्वचालित कैलकुलेटर था ये, और ये केवल दो काम कर सकता था, या तो जोड़ या घटा, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा, एडिंग मशीन। सन याद रखना, व्यक्ति का नाम रखना याद, और किस चीज़ का आविष्कार किया वो, उसकी कोई विशेषता है तो वो जैसे एडिंग मशीन आ जाता है। अगला है 1822 में ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज, ब्रिटिश गणितज्ञ थे, इन्होंने नाम क्या था, चार्ल्स बेबेज। ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति यही है, इन्हें कंप्यूटर का, आधुनिक कंप्यूटर का पिता बोला जाता है। कई लोग आधुनिक कंप्यूटर का पिता बिल गेट्स को लगा के आ जाते हैं, या मार्क जुकरबर्ग को लगा जाते हैं, ठीक है, तो ये नहीं थे, चार्ल्स बेबेज थे। इन्होंने एक डिफरेंस इंजन बनाया जो भाप से चलता था, बिजली बहुत खाता था, लेकिन इसने कंप्यूटर का, जो आधुनिक कंप्यूटर है, उसकी एक नींव रख दी थी, इसलिए इन्हें आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ध्यान रखो। तो किसका इन्होंने आविष्कार किया था, 1822 में डिफरेंस इंजन का। आगे चलते हैं। 1842 चार्ल्स बेबेज ने एक और स्वचालित मशीन बना दी जिसको नाम दिया एनालिटिकल इंजन। इन्हीं की लैब में एक महिला थी, लेडी एडा आगस्टा, तो ये पिता हो गए, तो ये माता हैं कंप्यूटर की। इन्होंने क्या किया, एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाल दिया, मीन्स बाइनरी डिजिट वाला जो प्रोग्राम बनता था, 0 या 1, एक समय में एक का ही उपयोग कर सकते हो, इस पर ही कंप्यूटर चलता है, ठीक है, तो इसका प्रोग्राम बना के इन्होंने डाल दिया, इसलिए बाइनरी सिस्टम का जनक इन्हें ही बोला जाता है, जनक नहीं होंगी, माता होंगी, ठीक है। अब 1890 में चलते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक थे हरमन होले रिथ, इन्होंने सेंसस टेबुलेटर का आविष्कार किया। क्या होता है सेंसस, सेंसस होता है ना जनगणना, तो अमेरिका में जनगणना होनी थी, तो अमेरिकी व्यक्ति बड़े ही मेहनती होते थे, और जिस चीज़ की उन्हें आवश्यकता पड़ जाती थी उसके लिए कुछ ना कुछ टेक्निकल आविष्कार कर देते थे। ऐसा उन्होंने माहौल दे रखा था, दुनिया भर के वैज्ञानिक जाते थे वहाँ पे, काम करते थे, सारी सुविधाएं दे देते थे, तो वहाँ पे जनगणना होनी थी, उसके लिए थोड़ा सा ऐसा चाहिए था कि कोई ऐसा सिस्टम हो जिससे आसानी से सारा डेटा कलेक्ट हो, तो इन्होंने बना दिया सेंसस टेबुलेटर, इससे जनगणना फिर इनकी आसान हो गई थी। फिर एक कंप्यूटर बना जिसका नाम है मार्क 1। कब बना, 1937 से 1944 के बीच में। कौन, वैज्ञानिक का नाम क्या था, हावर्ड आइकेन। इन्होंने IBM के सहयोग से, IBM कंपनी आज भी है, इन दोनों IBM के ही वैज्ञानिक थे, इनके निर्देशन में बन रहा था, ठीक है, IBM की लैब थी। एक पूर्णतः स्वचालित विद्युत यांत्रिक, विद्युत है यांत्रिक, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, आगे फिर से आएंगी चीज़ें, गणना यंत्र का आविष्कार कर दिया जिसका नाम क्या था, मार्क 1। फिर ABC, एक कंप्यूटर का नाम है ये, 1939 में जॉन एटनासॉफ से A, क्लिफोर्ड से C और बेरी से B, तो जॉन एटनासॉफ, क्लिफोर्ड, बेरी ने पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया। तो ये डिजिटल है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, और ए वाला क्या था, विद्युत यांत्रिक था, और नाम क्या रख दिया इसका, ABC। अगला कंप्यूटर जिसे माना जाता है कि आधुनिक कंप्यूटर यही था पहला, वो क्या है, एनियाक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो जो मैंने बोला पहले के कंप्यूटर नहीं थे जो आज देख रहे हो आप, आज तो मोबाइल जितना काम कर लेता है मोबाइल कंप्यूटर, तो इन एनियाक वगैरह से एडवांस तो आज की डेट में मोबाइल है। तो ये मेनली कैलकुलेटर थे। 1946 में JP एकर्ट और जॉन मुचली, इन्होंने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया, किस चीज़ के लिए, सामान्य कार्यों हेतु, जिसका नाम क्या था, एनियाक। फिर एडवैक बना। तो ऐसे ही पूछा जाता है, एनियाक का आविष्कार कब हुआ, किसने किया। एडवैक या फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो एनियाक का फुल फॉर्म याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका आविष्कार किसने किया, वॉन न्यूमैन ने इसका आविष्कार किया। फिर अगला बना यूनिबैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनी IV, इससे मिला के यूनिवर्सल हो गया, ये से ऑटोमेटिक, C से कंप्यूटर।
पहला व्यवसायिक उपयोग के लिए कंप्यूटर बना था तथा सामान्य उपयोग भी इसका कर सकते हो। जैसे आज की डेट में आप लैपटॉप का यूज करते हो, सामान्य उपयोग भी होता है, व्यवसायिक भी होता है। 1954 में बना किसने? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन, जीईसी ने इसको। इलेक्ट्रॉनिक नहीं, जनरल इलेक्ट्रिक आज भी अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में, नाम है जनरल इलेक्ट्रिक। इनने आविष्कार किया इसका। अगला है माइक्रो प्रोसेसर। ये तो समझो आज की डेट का है, जो आज की डेट में आ गए, और इसने एकदम क्रांति ला दी कंप्यूटिंग के क्षेत्र में। तो 1970 में इंटेल कंपनी ने, इंटेल की चिप बनती आईसी, तो मेनली प्रोसेसर का मतलब कई सारी हजारों आईसी इसमें लगी होती, और आईसी किससे बनी होती है? ट्रांजिस्टर से। तो जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे उनको क्लियर कट ये सब चीज़ें पता होंगी। ट्रांजिस्टर के जैसे आविष्कार हुआ, आईसी बननी हुई, और एक साथ कई आईसी को जैसे ऐड करके कंप्यूटर बनना शुरू हुआ, तो माइक्रो प्रोसेसर बन गया। इसने एकदम कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दी। कंप्यूटर का आकार जो है वो छोटा हो गया और बहुत सारी गणनाएं करने लगा, बिजली भी कम खाने लगा। तो इंटेल ने प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004, तो ये आता है, नाम आता है किसका आविष्कार हुआ था, इसका निर्माण किया, अतः कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया और इस क्षेत्र में क्रांति आ गई। अब आते हैं एप्पल पे, कि एप्पल ने भी तो काम किया होगा। स्टीव जॉब्स का नाम तो सुना होगा, लेकिन स्टीव वोजनियाक का नाम नहीं सुना होगा आपने। ये व्यक्ति थे, बहुत मेहनती, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, लगे रहे। तो इन्होंने पहले एचपी के लिए बनाए थे कंप्यूटर, लेकिन एप्पल के लिए इन्होंने निर्माण किया और ये एकदम अलग था बाकी कंप्यूटर से। 1976 में इसका निर्माण किया गया था। तो कभी कभी एप्पल वन के बारे में पूछ लेते हैं, कब इसका निर्माण हुआ। ये तो हो गया कंप्यूटर का पूरा इतिहास। बात का तो आप जानते हो, आगे चल के कंप्यूटर की सारी पीढ़ियां पढ़ेंगे तो उसमें और चीज़ें आ जाएंगी। अब कंप्यूटर के कार्य क्या क्या होते हैं, बड़ी ही बेसिक चीज़ें जान रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ का टॉपिक अलग है, तो वो चीज़ें अलग से पढ़ेंगे। जैसे कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं, तो सारे हार्डवेयर, सीपीयू, उसके भाग क्या है क्या नहीं, फिर सॉफ्टवेयर है, सारे सॉफ्टवेयर देख लेंगे। तो बाद की बातें हैं, हर चीज़ के टॉपिक में उसके बारे में सब चीज़ जानेंगे। तो इनपुट, एक तो कंप्यूटर के लिए क्या जरूरी है, आप इनपुट दो। इनपुट देने के बाद कंप्यूटर क्या करता है? इनकोड करता है उसको अपनी भाषा में। इसके बाद प्रोसेस करेगा वो इनपुट को, प्रोसेस हो जाएगा तो फिर वो डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद जो आपकी भाषा होगी वो उसमें परिणाम निर्गत कर देगा, रिजल्ट दे देगा, डिस्प्ले कर देगा। ये पूरा प्रोसेस होता है कंप्यूटर का। फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट, और जो आउटपुट मिला उसका स्टोरेज करोगे। ये सारे कंप्यूटर के कार्य हैं, जो मेन कार्य हैं। कंप्यूटर के भाग देख लेते हैं, तो मेनली दो ही भाग हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सारे भाग डिटेल में देखेंगे, उस पर पूरा एक टॉपिक है अलग से, तो अभी उसको नहीं करना, नहीं तो ओवरलैप हो जाएगा। कुछ एग्जांपल दे दिया हार्डवेयर में, सीपीयू, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, यूपीएस। अब तो यूपीएस की जरूरत नहीं पड़ती, बैटरी आ गई हैं, लिथियम आयन बैटरी लैपटॉप में ना। अब तो बैटरी के क्षेत्र में इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कि बसें, बड़ी बड़ी बसें अब बैटरी से चल रही हैं। अभी मैं आ रहा था, मैंने देखी एक बड़ी सी बस, इलेक्ट्रिक बस थी, पूरा जो सुपर बसें होती हैं डबल डेकर वैसी थी, और हर चीज़ बिल्कुल इलेक्ट्रिक से चल रही। तो सोचो बैटरी की क्षमता कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण जान लेते हैं। हार्डवेयर के आधार पर क्या है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ और पांचवी पीढ़ी। वन बाई वन करके सारी पीढ़ियां देखेंगे, किस चीज़ का यूज होता था, कब ये पीढ़ी आई थी और इसकी भाषा कौन सी थी। कार्य पद्धति के आधार पर अगर वर्गीकरण देखो तो पहला है, एक है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर गणनाएं करता है परिणाम वाली, डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल वाली, डिजिट वाली गणनाएं करता है, और हाइब्रिड में दोनों गणनाएं होती हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर, तो सबसे छोटा देखो तो माइक्रो होता है, फिर मिनी होता है, फिर मेन फ्रेम होता है, और सबसे बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर। चारों देखेंगे। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में दुनिया में देखेंगे क्या क्या तरक्की आ गई, फिर इंडिया में देखेंगे, इंडिया के जो परम सिद्धि है इस टाइम पे एरावत है सबसे सुपर कंप्यूटर बड़ा, वो सब देखेंगे। अब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर देख लेते हैं। पहली पीढ़ी ऐसा माना जाता है कहीं कहीं 1946 से 56 दिया है, लेकिन बोला है कि इन चीज़ों में नहीं जाना। ये एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस काफ़ी लंबा भी खींचता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेटा है, तो ऐसे जहाँ पे भी कन्फ्यूजन होता है वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बस ये जानो कि 1942 से 55 तक ये था मेनली। इसकी भाषा क्या थी? मशीनी भाषा में इसमें इनकोडिंग की जाती थी, मतलब प्रोग्राम डाले जाते थे, या जिसको बाइनरी भाषा बोला जाता है। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स इसका इस्तेमाल हुआ था, ये क्वेश्चन आता है। पहली पीढ़ी मैचिंग आ जाता है, पहली पीढ़ी में किसका इस्तेमाल हुआ?
तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ है, काफ़ी बड़े होते थे, काफ़ी बिजली खाते थे। तो ये इनकी विशेषता थी। आगे चलेंगे, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर कब आया, इसका टाइमिंग क्या है, 1956 से 63 के बीच में। यहाँ पर ट्रांजिस्टर आ गया था, लेकिन अभी ट्रांजिस्टर इंडिविजुअली यूज हो रहे हैं, आईसी नहीं बनी, ठीक है। और इनमें भाषा कौन सी यूज हो रही है, असेंबली भाषा यूज हो रही है, लेकिन हायर लेवल वाली असेंबली भाषा। तो पहले में मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा, दूसरे में असेंबली भाषा। ट्रांजिस्टर के उपयोग से स्पीड पहले से तेज होगी, लेकिन बिजली अभी भी खा रहे हैं। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब, 1947 में। बेल लेबोरेटरीज हैं, उनके जॉन बार्डीन और विलियम शाकले, इन दोनों लोगों ने मिलकर किया था। तो ध्यान रखना, जॉन बार्डीन और विलियम शाकले। फिर आते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। 1964 से 1975 के बीच में इनका विकास हुआ। वो हायर लेवल लैंग्वेज का प्रयोग कहाँ से शुरू हुआ, तो यहाँ से। आज की जितनी लैंग्वेज हैं वो सब हायर लेवल लैंग्वेज है, हायर लेवल लैंग्वेज। तो अब जितनी भी है सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सब हाई लेवल लैंग्वेज है, इनका उपयोग ही होता है अब। तो इनका उपयोग कब शुरू हो गया था, 1964 से 75 के बीच में, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। इनमें किस चीज़ का यूज हो रहा था, आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है उसका। हजारों लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं एक आईसी में, और एक कंप्यूटर के अंदर कई सारी आईसीज होती हैं मदरबोर्ड में। तो ये अब सिस्टम बड़ा ही जटिल हो गया है और बहुत ही कम वजन का हो गया है और काम ज़्यादा करने लगा है, ठीक है। पास्कल तथा बेसिक भाषा का यहाँ पे विकास हुआ था इसी समय में। आईसी का विकास 1958 में जैक किल्बी, ध्यान रखना ये पूछा जाता है कि आईसी का आविष्कार किसने किया, जैक किल्बी ने किया 1958 में। फिर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर देख लेते हैं, इनका समय क्या है, 1975 से 1989। प्रयोग माइक्रो प्रोसेसर में इसको प्रयोग करते हैं, ठीक है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर पूछा क्या जाता है यहाँ पे आपका एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब कई सारी आईसीज का प्रयोग होने लगा। और किसमें, माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे बन गया था। आज के जो कंप्यूटर हैं वो माइक्रो प्रोसेसर ही हैं, एक टाइम में बहुत सारे टास्क कर सकते हैं, ये मल्टीटास्किंग होते हैं। इनके लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इनके प्रयोग से क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जब इनकी क्षमता बढ़ जाएगी तो क्या होगा, कंप्यूटर का आकार और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और हुई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। क्या होता है GUI, देखो नॉर्मली पहले क्या होता है, डॉस वगैरह अगर किसी ने चलाया हो, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है ना, हर एक काम जो आपको करना है वो आप लिखते थे पहले, उसका प्रोग्रामिंग या कमांड देते थे, तब वो काम होता है। आज की डेट में क्या है ना, मुझे इसको मिनिमाइज करना है, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ ऑप्शन है, ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें क्या होगा कि आपने हर चीज़ के लिए मीनू उपलब्ध है, मतलब प्रोग्रामिंग पहले से हो रखी है, आपने फाइल पे क्लिक करना है, फाइल पे किया। पहले क्या होता था कि आपको फाइल खोलनी है तो आप यहाँ कमांड दोगे, सी करके जो भी होता है वो कमांड लिखोगे तब खुलेगी। अब मीनू आ गए हर चीज़ के, ठीक है। तो यहाँ पे इसका विकास हुआ। उच्च स्तरीय भाषाएं सी और C++ का भी विकास यहीं पे हुआ इसी समय में। फिर आते हैं पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर, यही लेटेस्ट अभी यही चल रहे हैं। कुछ लोग कन्फ्यूजन में हैं या कुछ लोग कहीं कहीं मिल जाता है डेटा कि इस टाइम पे छठी पीढ़ी चल रही, बट जो बुक्स में है, जो आयोग मानता है, जो चीज़ें हैं, हम वहीं तक रहेंगे, हम एडवांस नहीं जाएंगे, क्योंकि ये उतना एडवांस आयोग नहीं है कि चीज़ें आपने जो भी नहीं देख ली वो मान जाए। जो वो मानता आ रहा है, जो बुक्स में, वहीं तक जाएंगे। तो 1989 से ये चीज़ शुरू हो गई है। प्रयोग यहाँ पे किस चीज़ का हो रहा था, ULSI का, जूनियर असिस्टेंट में एक क्वेश्चन आया था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यहाँ पे प्रयोग हो रहा था, या सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन SLSI, दोनों सेम बात है। तो इनका यहाँ पे प्रयोग होना शुरू हुआ। जो क्वेश्चन आया था वो यही था कि पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं, इसी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी विकास हुआ। ऐसा नहीं है आज AI की बात होने लगी तो आज नहीं है, उस टाइम पे ही AI के लिए जो भी कंप्यूटर में निर्धारित चीज़ें थी, जो हार्डवेयर डालने थे वो डाल दिए गए थे, और धीमे धीमे इस पर वर्क भी हो रहा था। अगर रोबोट है तो रोबोट अपने आप से काम कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो AI के टूल्स उसके अंदर डाले गए होंगे। तो रोबोट आज तो विकसित हुआ नहीं, रोबोट तो काफ़ी समय पहले विकसित हो गया। तो ये चीज़ें वहाँ से विकास शुरू हो गया था। अब आते हैं अगली पीढ़ी के कंप्यूटर, जिसे बोला जाता है कि छठी पीढ़ी के कंप्यूटर ये होंगे। अभी इनमें से विकास है, कई जगह हो चुका है, बट ये व्यावसायिक यूज नहीं हुआ, या
बाहर नहीं आई ये चीज़ें। तो नैनो कंप्यूटर नैनो ट्यूब्स के से बनता है। नैनो क्या होता है? नैनो कण जो होते हैं ना, उनके आकार बड़े छोटे होते हैं, 10⁻⁹ ये आकार होता है। तो अब समझ जाओ, कार्बन नैनो ट्यूब होता है, बहुत जगह यूज होता है इसका। तो इन कणों से बड़े ही विशाल कंप्यूटर, आकार में छोटे होंगे, काम विशाल होगा, चीज़ें विशाल होंगी और कितना भी जोड़ सकते हो। तो इनका विकास हो सकता है और हो भी रहा है। इसमें पदार्थ की आणविक संरचना का उपयोग किया जाता है। जो पदार्थ की आणविक संरचना होती है, अणु, परमाणु और छोटे, उसमें तो सबसे छोटा तो आपका हो गया परमाणु, तो इसका उपयोग किया जाता है। इंडिया में अगर बोलो तो CNR राव, अगर किसी ने इनका नाम सुना होगा तो इनको भारत रत्न मिला था। बहुत कम वैज्ञानिक ऐसे हैं, जैसे अब्दुल कलाम हुए और CNR राव, इनको भारत रत्न मिला है। तो CNR राव का लोग ज़्यादा नाम नहीं जान रहे। इंडिया में नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंडिया को एडवांस बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। आगे चलते हैं। क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर का भी विकास हो रहा है। इजराइल वगैरह के बारे में बोला जाता है, इन्होंने बना लिया। इसकी क्षमता जो इस टाइम के सुपर कंप्यूटर है ना, इनसे भी कई हज़ार लाखों गुना ज़्यादा होगी। इसमें क्या होगा, वैसे नॉर्मल कंप्यूटर में यूज होता है या तो एक टाइम में 0 का यूज कर सकते हो या 1 का, बाइनरी डिजिट का। जो क्वांटम कंप्यूटर होंगे ना, वो क्यूबिट्स का यूज करेंगे। फोटोन जो ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा, फोटोन जो इलेक्ट्रॉन की गति को बढ़ा देते हैं, तो वो इतनी तीव्र गति होती है कि उसमें एक साथ 0 1 का यूज हो जाएगा क्यूबिट्स में। दोनों को एक साथ भी यूज कर सकते हो, इसलिए इनकी क्षमता कई हज़ार गुनी बढ़ सकती है। इस पर काम भी चल रहा है, कई देश का ऐसा माना जाता है उन्होंने बना भी लिया। तो ये क्वांटम कंप्यूटर है। फिर एक DNA कंप्यूटर होता है। ऐसा माना जाता है मनुष्य का जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क क्या है, मनुष्य का मस्तिष्क बहुत जटिल गणनाएं बहुत कम टाइम में कर लेता है, इसी ने सारी चीज़ें बनाई। तो उसके अंदर कुछ पदार्थ तो ऐसे हैं जो काम करते हैं एज ए कंप्यूटर। इसी के इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, इसका यूज करने के लिए क्या है, जो जैविक पदार्थ है उसके अंदर DNA या प्रोटीन, इसका उपयोग करके डेटा को या तो प्रोसेस किया जाएगा या इसका भंडारण किया जाएगा। तो ये DNA कंप्यूटर हो जाएगा। इन्हें बायो कंप्यूटर भी बोला जाता है। आगे चलते हैं। केमिकल कंप्यूटर, ये क्या होगा, गणना के लिए जो पदार्थ के रासायनिक गुण हैं और उनकी जो सांद्रता है, इनका प्रयोग किया जाएगा। तो ये केमिकल कंप्यूटर हो जाएंगे। ये कंप्यूटर के प्रकार हो गए। आगे चलते हैं। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो कार्य, कौन सा कंप्यूटर किस टाइप के कार्य कर रहा है, उस आधार पर। पहला है एनालॉग कंप्यूटर। इसमें डेटा का निरूपण लगातार परिवर्तित होने वाली राशि के रूप में होता है। जो ऐसी राशि देखी होगी ना, हार्ट बीट कभी देखी होगी आपने अस्पतालों में या जगह, तो अब तो हार्ट बीट के साथ साथ और क्या होता है, उसका परिमाण भी डिजिटल उसमें दिखा देता है संख्या में। तो ये हाइब्रिड हो जाएगा। अब तो अस्पतालों में हाइब्रिड कंप्यूटर हो गए, लेकिन पहले मेनली क्या होते थे आपके कंप्यूटर, एनालॉग यूज होते थे। तो ताप को जैसे आप देख रहे हो, दाब को देख रहे हो, वोल्टेज मापना है, ये सारी राशियाँ। जैसे जो नॉर्मल घड़ी होती है वो आपकी एनालॉग घड़ी होती है। डिजिटल घड़ियाँ भी आने लगी आजकल तो यहाँ पे नॉर्मल घड़ी या एनालॉग घड़ी बोल दीजिए। स्पीडोमीटर जो स्पीड मापता है, वोल्ट मीटर, इनमें इसका यूज होता है। अगला कंप्यूटर कौन सा है, डिजिटल कंप्यूटर। ये गणना के लिए जो डिजिट है, बाइनरी डिजिट, उनका यूज करते हैं, 0 या 1 का। आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है यहाँ पे। वर्तमान में जितने भी कंप्यूटर हैं उनमें से अधिकांश डिजिटल ही है। फिर तीसरा कंप्यूटर है आपका हाइब्रिड। यह डिजिटल और एनालॉग का क्या मिश्रण है। इसमें गणना तथा प्रोसेसिंग, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जो जहाँ हाईलाइट कर दूँ, अंडरलाइन कर दूँ, उसको जरूर नोट किया करो, बार बार रिवाइज किया करो। गणना तथा प्रोसेसिंग हेतु डिजिटल रूप का प्रयोग होता है। इनपुट तथा आउटपुट में एनालॉग संकेतों का प्रयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ यूज होता है, अस्पताल तथा रक्षा के क्षेत्र में इनका प्रयोग होता है। अब आकार तथा कार्य के आधार पर वर्गीकरण देख लेते हैं। तो आकार के आधार पर पहला कंप्यूटर देख लेते हैं, मेन फ्रेम। जैसे मैंने बताया कि छोटा तो होता है आपका सबसे माइक्रो, लेकिन हम लोग मेन फ्रेम से शुरू करते हैं। मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर के बाद सेकंड नंबर का बड़ा कंप्यूटर होता है। जितने भी दुनिया भर के अलग अलग संस्थान हैं, जैसे कोई बैंक है तो ICICI बैंक है, तो इसका अपना एक खुद का सर्वर होता है। ये सर्वर बनता है मेन फ्रेम कंप्यूटर से। तो जो केंद्रीय सर्वर होगा उसमें क्या, एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर इससे जुड़े होते हैं, इनकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, भंडारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इतना डेटा सोचो एक जगह रखना होता है। तो ये जो पूरा सर्वर है इनका, वो बनता है मेन फ्रेम कंप्यूटर से। तो आकार में काफ़ी बड़े, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, क्षमता बहुत अधिक है।
इनका उपयोग बड़ी कंपनियां, बैंक, रेलवे, सेना वगैरह एक केंद्रीय सर्वर के रूप में करती है और अन्य कंप्यूटर इनसे जुड़े होते हैं। अगला है मिनी कंप्यूटर। ये थोड़ा छोटा होता है। आविष्कार कब हुआ? 1965 में डीईसी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ने इसका क्या आविष्कार किया था। माइक्रो से बड़े होते हैं और मेन फ्रेम से छोटे होते हैं। इसमें भी क्या होता है, किसी ऑफिस में, अभी हम किसी कंपनी के पूरे सर्वर की बात कर रहे थे, अब कंप्यूटर कंपनी का सोचो, मुंबई में कोई एक मेन सर्वर है, जियो है, उसका मेन सर्वर कहाँ है? मुंबई में। इसके बाद उसके मुंबई में 10-20 ऑफिस हैं, तो इसी सर्वर से कनेक्ट है। पूरे देश भर में ऑफिस हैं तो वो वहीं से कनेक्ट होंगे। तो जो एक ऑफिस में यूज हो रहा है वो क्या हो जाएगा? आपका मिनी कंप्यूटर। तो एक व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं, जैसे आरक्षण वगैरह आप कराते हो ऑफिस में या कंपनी के ऑफिस में, जो काम होता है वहाँ पे मिनी कंप्यूटर का भी यूज होता है। अगला एक कंप्यूटर का टाइप है, एक्चुअली ये माइक्रो प्रोसेसर का टाइप नहीं है, एम्बेडेड कंप्यूटर बोला जाता है। ये है माइक्रो कंट्रोलर। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ये लोग पढ़ते हैं। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? सिंगल, जो उसको काम डिफाइन किया जाता है उसी को काम करते हैं केवल। एम्बेडेड सिस्टम हो गया, तो ये माइक्रो प्रोसेसर नहीं है, माइक्रो कंट्रोलर है। इसी को बोलते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। कोई विशेष कार्य जो दिया जाता है उसे करते हैं, जैसे टेलीविजन है तो उनको पता है ये चीज़ ऐसे करके चैनल का प्रसारण करना है, वहाँ तक सीमित है। मशीन हो गई, वॉशिंग मशीन यहाँ पे होना चाहिए, वॉशिंग मशीन हो गई जैसे आपकी, तो वो भी वही है, वहाँ पे भी एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। माइक्रोवेव ओवन हो गए तो इन पे भी होता है। अगला है माइक्रो कंप्यूटर। 1970 में इसका विकास सर्वप्रथम किसने किया था? आईबीएम ने। ध्यान रखना, इसके बहुत सारे यूज हैं, आपको पता है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, पाम टॉप, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब पता है, नॉर्मली आप यूज करते हो। कुछ ऐसी चीज़ें इनमें से पूछ देते हैं कि ये कंप्यूटर है क्या है, आपको समझ में नहीं आता, वो मैंने यहाँ नोट कर ली, क्योंकि लैपटॉप, डेस्कटॉप तो सब जानते हैं, टैबलेट वगैरह। बहुत पाम टॉप होता है, पाम मतलब होता है आपकी हथेली। तो ऐसा कंप्यूटर जो केवल हथेली पे आ जाता है, रख के आप काम कर पाओ, तो बहुत छोटा होता है, हथेली पे रख कर कार्य किया जा सकता है। तो पाम टॉप क्या है? कंप्यूटर का ही एक प्रकार है। अगला है पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये भी पाम टॉप जैसे ही होता है, बड़ा ही छोटा सा होता है, वो आपको पर्सनल असिस्टेंट देता है, निर्देश देता है। फिर आते हैं आखिरी, सुपर कंप्यूटर। ये एडवांस लेवल के कंप्यूटर होते हैं, एक समय में करोड़ों गणनाएं कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनका विशाल कंप्यूटर होते हैं। एक पता चले पूरी बिल्डिंग में केवल एक कंप्यूटर रखा है, क्योंकि एक साथ कई सारे माइक्रो प्रोसेसर जोड़ के एक कंप्यूटर बनाया जाता है। ठीक है, इनकी तीव्रता पेटा फ्लॉप्स, अब तो एक्सा फ्लॉप्स में हो गई है, अमेरिका ने जो बनाया इस टाइम पे, एक्सा फ्लॉप्स में इनकी तीव्रता है, पेटा से भी आगे निकल गए। तो ये इनकी गणना होती है, विशाल भंडारण क्षमता होती है इनकी, हजारों प्रोसेसर एक साथ समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है। पेटा तो आपकी क्या है? एक प्रकार से गणना करने वाली संख्या है पेटा, जैसे होता है ना गीगा, एमबी, केबी, एमबी, जीबी, ऐसे ही फिर टेरा, टीबी, ऐसे ही पेटा होता है। ठीक, तो पेटा तो 10⁻15 होती है। इसके साथ फ्लॉप्स जुड़ा है तो क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, इसका फुल फॉर्म होता है, पूछा जाता है कई बार। सुपर कंप्यूटर का जनक किसे बोला जाता है? सेमोर क्रे को, सेमोर क्रे, इनको बोला जाता है सुपर कंप्यूटर का जनक। क्रे 1 करके एक कंप्यूटर था, तो इसको बोला जाता है पहला सफल सुपर कंप्यूटर। ध्यान रखना, पहला सुपर कंप्यूटर अगर बोला जाता है तो नॉर्मली क्रे 1 ही आता है ऑप्शंस में, इसलिए इसको बोला जाता है। नहीं तो अगर विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर देखो जो सफल नहीं हुआ था, वो था CDC 6600, 1964 में बना था, लेकिन ये सफल नहीं था, इसलिए पहला सफल कंप्यूटर कौन सा हो गया? क्रे 1। उपयोग किस लिए होता है इसका? बड़े बड़े संस्थान हो, जैसे मौसम विज्ञान, आप पूरी मौसम की गणना करना है, तो ये क्या, बहुत सारा डेटा, करोड़ों डेटा को एक साथ संधारित करता है, विश्लेषण करके फिर आपको एग्जैक्ट देता है कि कब बारिश होने वाली, कब चक्रवात आने वाला है। तो इन सब एडवांस जगहों पे इनका यूज होता है। अंतरिक्ष अनुसंधान में होता है। आज की डेट में जो करंट गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है कि वो हर बड़े संस्थान में, IIT हो गया, IIM हो गया, यहाँ पे सुपर कंप्यूटर लगवा रही है, तो स्टूडेंट भी उसका यूज करें, रिसर्च वगैरह में भी यूज हो जाए। और अधिकतर संस्थानों में, 20-25 संस्थानों में लग भी चुका है। ठीक है, ये काम है। कौन बनाता है इंडिया में सुपर कंप्यूटर? CDAC, सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग, CDAC है, ये सुपर कंप्यूटर का इंडिया में निर्माण करते हैं। अब भारत में सुपर कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं।
भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम शिवाय इसका नाम था, या कहीं कहीं परम 8000 भी रहता है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम नाम है। तो ये पहला सुपर कंप्यूटर था। किसने बनाया था? विजय भाटकर ने इसे बनाया था 1991 में। विजय भाटकर को ही भारतीय सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। जैसे मैंने बोला, आज का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 तो आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन, हो सकता है 4 भी आ जाए। करंट में देख लेते हैं हाल ही में क्या हुआ है। तो हाल में जर्मनी में एक सुपर कंप्यूटर की प्रतियोगिता हुई थी। दुनिया भर के सारे सुपर कंप्यूटरों का वहाँ प्रदर्शन हुआ था। तो इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस में भारत का जो एआई सुपर कंप्यूटर इस टाइम का एरावत, इसे 75वां स्थान प्राप्त हुआ था पूरी दुनिया में, और भारत का फर्स्ट नंबर पे इस समय तीव्रता के मामले में, गणना के मामले में। ठीक है, सीडेक पुणे में ये स्थित है एरावत। स्पीड कितनी है? 13,170 टेराफ्लॉप्स। कंफ्यूज मत होना, पेटा में कंफ्यूज मत होना, टेराफ्लॉप्स में है। अन्य सुपर कंप्यूटर देख लेते हैं। परम सिद्धि, इसके पहले ये परम सिद्धि था, और जो सबसे उसके पहले था प्रत्यूष था, सबसे बड़ा, सबसे अधिक तीव्रता वाला। फिर परम सिद्धि आया, और इस टाइम पे कौन सा है आपका? एरावत। तो परम सिद्धि को 131वां नंबर प्राप्त हुआ, प्रत्यूष को 169, तो मेहर को 316। आप लोगों के लिए टास्क है कि आपको जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं इस टाइम पे इंडिया में, वो संस्थानों, आईआईटी रुड़की में लगाया, आईआईटी कानपुर में लगाया है, जो मौसम विज्ञान संस्थान है आपका पुणे वाला, उसमें लगा है। तो आपको ये बताना है कि किस संस्थान में कौन से सुपर कंप्यूटर का यूज हो रहा है और उसकी स्पीड क्या है। ये आप लोगों के लिए टास्क है। थोड़े से एक्टिव रहिए, काम करते रहिए, टेस्ट देते रहिए और बार बार रिवाइज करते रहिए। आप लोग देखोगे कि सिर्फ आप ही आप दिख रहे हो वहाँ पे। जैसे वन दरोगा में किसी से भी पूछ लें जिसके अच्छे नंबर आए होंगे, कहाँ से तैयारी की? जीएस रिवॉल्यूशन से। किसी से भी, मुझे तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट मिले हैं। बाद में बात अलग होती है, किसी को होता है ना, एक बार हो जाए उनको वहाँ तक पहुँच जाए, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं थोड़ा ईगो आ जाता है, ना एक्सेप्ट करें, बट मैक्सिमम लोग ये मिलेंगे आपको कि यहाँ से पढ़े हैं। सेम बीपीओ में आप लोगों का दिखना चाहिए कि कहाँ से तैयारी की, जीएस रिवॉल्यूशन से। इतना डिफरेंस क्रिएट हो जाना चाहिए आपके और बाकी कहीं से भी पढ़ना है उन स्टूडेंट के बीच में, कि वो गैप दिखे 10 से 15 नंबर का। ये इसीलिए इस तरीके की आपकी तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर है। देख लेना, हो सकता है कि 1-2 महीने बाद चीज़ें चेंज होती रहती है, हो सकता है 10 दिन बाद ही चेंज हो जाए। ठीक, तो फ्रंटियर है, अमेरिका का है, 1.194 एक्जाफ्लॉप्स। जैसा मैंने बोला था, पेटा से भी आगे निकल गए, एक्जाफ्लॉप्स पे आ गए। ये इसकी स्पीड है। अब आते हैं एक परिभाषा, एक आखिरी, कि सूचना, कंप्यूटर तो आपने जान लिया, कंप्यूटर का परिचय जान लिया। अब कंप्यूटर के बारे में उसके अवयव, तत्व और जो चीज़ें देखनी आगे देखते रहेंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। इसी के साथ जो टर्म है सूचना प्रौद्योगिकी, ये क्या होता है? तो ये भी सेम चीज़ है, सूचना का एकत्रीकरण, उसका भंडारण, फिर प्रोसेस करना, प्रसार और प्रयोग, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। आगे देखो अगर परिभाषा, तो कंप्यूटर तथा उसकी, कंप्यूटर हो गया, तो ये केवल मशीन तक नहीं सीमित है, ध्यान रखना। सूचना प्रौद्योगिकी केवल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं है। कंप्यूटर हो गया, फिर यहाँ पे मनुष्य चाहिए, मनुष्य का मस्तिष्क चाहिए, मनुष्य, और फिर एक मशीन चाहिए। कंप्यूटर किसी मशीन में जोड़ देते हो आप, बहुत सारे कंप्यूटर जुड़ जाते हैं। तो कंप्यूटर तथा उसका मनुष्य और मशीन के साथ अंतर क्रिया हो, संबंध हो, फिर उससे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विषय भी जुड़े होते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या कहलाते हैं? आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आज की क्लास हो गई है। अब पेड बैच के बारे में बता दे रहा हूँ कि जिसको भी पेड बैच ज्वाइन करना है तो वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज चल ही रहे हैं, 3 टेस्ट हो चुके हैं, 3 टॉपिक्स के ये फिनिश हो चुके हैं। हर अल्टरनेट डे पे होगा। जिस दिन आपकी कंप्यूटर क्लास होगी उस दिन कंप्यूटर क्लास आएगी, नेक्स्ट डे आपका टेस्ट होगा। तो टेस्ट आपके रेगुलर चल रहे हैं, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो रिवीजन प्रोग्राम, दिन भर आपको रिवाइज करना है, शाम में टेस्ट देना है। तो पंचायती राज भी आपका रिवाइज हो रहा है, नए हो तब भी आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि एक दिन में एक ही टॉपिक है। आप आइए, वो क्लास दिन में पढ़िए, रिवाइज कीजिए, और भी कहीं से मिल सकता है हेल्प वहाँ से ले लीजिए, शाम में टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद खुद का परीक्षण तो होता ही होता है, प्लस टेस्ट में जो एक्स्ट्रा चीज़ें पॉइंट हैं वो नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपकी पंचायती राज क्लोज, साथ में कंप्यूटर का अगले दिन आएगा, कंप्यूटर पढ़ते रहो। वैल्यू एडिशन क्लासेज या जो भी आपके लिए ज़रूरी होगा एग्जाम तक, जहाँ पे भी वैल्यू एडिशन कराना है वो भी आएगा। और रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो जो भी आपकी क्वेरी है वो सारी चीज़ें दूर होती रहती है। बैच फीस 299 है। पेमेंट आपको इस नंबर पे करना है, और अकाउंट नेम चेक कर लेना, ये आएगा। पेमेंट करने के बाद जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजोगे, 5-10 मिनट वेट कर लिया करो, आपको ऐड कर लिया जाएगा।
कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको सही लग रहा है, अगर क्लासेस सही लग रही हैं तो आप अपने आसपास दोस्तों से, फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।